हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का। सोशियोलॉजी कर रहे हैं, समाजशास्त्र क्लास 12th की 12वीं की क्लास का समाजशास्त्र कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखो ये पर्टिकुलर स्लाइड्स तो इंग्लिश में है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा हिंदी में समझाने का, ताकि कोई कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए। हो सकता है कि बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि सोशियोलॉजी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी है, क्योंकि हम क्लास टेंथ तक कभी देखे नहीं रहते हैं, तो मतलब थोड़ा लेंदी लगता है। तो हम इसके कंसेप्ट को आसानी तरीके, मतलब जहाँ भी रटने वाला होगा वहाँ पे सीधे बता दूंगा, लेकिन जहाँ कंसेप्ट होगी वहाँ ज़्यादा स्ट्रेस करूँगा, वहाँ ज़्यादा समझाने का ट्राई करूँगा। तो हम डिस्कस करेंगे। 3 चैप्टर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहला चैप्टर स्ट्रक्चरल चेंज, सेकेंड चैप्टर कल्चरल चेंज और थर्ड चैप्टर द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। 3 चैप्टर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 4th चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। 4th चैप्टर डिस्कस करेंगे चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में क्या चेंजेस आए हैं और उससे क्या डेवलपमेंट हुआ है, वो सब डिस्कस करेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में डिस्कस करते हैं। इंडिया को लैंड ऑफ विलेज बोला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट 70% के आसपास हमारी पॉपुलेशन विलेज एरिया में रहती है। विलेज एरिया छोड़ो, इंडिया में ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लैंग्वेज। देखो, सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझ लिए। चैप्टर का मतलब है चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी। रूरल सोसाइटी में, गांव वाले एरिया में विद इन अ टाइम कैसे चेंज आया है सोसाइटी में, और क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, और क्या डेवलपमेंट होने से लोगों का भलाई हुआ है। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा एच वाई वी सीड्स आ गए हैं, हाइब्रिड सीड्स आ गए हैं, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी आ गई है। लेकिन फिर भी लोग सुसाइड क्यों करते हैं, फार्मर सुसाइड क्यों करते हैं। तो इस सब पे भी हम डिस्कस करेंगे क्या कारण है कि इतने सब कुछ फैसिलिटी होने के बाद भी। तो इसका मतलब तो साफ यही पता चलता है कि जो हमारे यहाँ जो भी फैसिलिटी, जो भी डेवलपमेंट हुआ है, कुछ ही लोगों पे सीमित है। मतलब वो उसमें भी बहुत ज़्यादा रीजनल इनइक्वालिटी हो सकती है, या उसी पर्टिकुलर रीजन में कुछ ही लोगों के पास वो सारी फैसिलिटी मिले, कुछ लोग उस फैसिलिटी को अफोर्ड ही नहीं कर पाए। तो ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में समझ लेते हैं। इंडिया को लैंड ऑफ विलेज बोला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 70% के आसपास लोग विलेज एरिया में रहते हैं, और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। लैंग्वेज के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। तो ये डाइवर्सिटी, अगर मान लो डाइवर्सिटी है, तो हम यहाँ ध्यान दीजिए, हम रूरल एरिया के बारे में करते हैं। तो मान लो रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और एक्चुअली रूरल एरिया में एक्चुअली डाइवर्सिटी साफ साफ दिखती है। अर्बन एरिया में आपको कास्ट देखने नहीं मिलेगी, आपको नहीं पता चलेगा ये पर्टिकुलर कौन सा कास्ट है। रिलीजन आपको पता नहीं चलेगा, रेस तो पता चल जाएगा। लैंग्वेज पता करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब लैंग्वेज ही पता चल जाएगा, लेकिन विलेज एरिया में साफ साफ पता चल जाएगा एक पर्टिकुलर कास्ट का पीपल एक साइड एरिया में रह रहे हैं, उसका काम बटा हुआ है। लेकिन शहर या अर्बन एरिया में आप काम के बेसिस पे, उसके काम पे बेसिस से नहीं बोल सकते हो कि ये पर्टिकुलर इस कास्ट का है। जैसे कोई बाल काट रहा है, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो नाई है, ऐसे नहीं बोल सकते हो कि वो बार्बर है, वो पर्टिकुलर उस कास्ट का बंदा है। मतलब बार्बर तो है, लेकिन उस पर्टिकुलर एक कास्ट होती है। जैसे विलेज एरिया में कास्ट होती है नाई, मतलब जो बाल वगैरह काटने का उसका काम ही होता है, ठीक है। आप बोल नहीं सकते। तो विलेज एरिया में, जैसे रूरल एरिया में जो फेस्टिवल है वो डिपेंड किसके पे करते हैं, खासकर बहुत ज़्यादा फेस्टिवल लैंड वगैरह पे डिपेंड करते हैं। लैंड पे कैसे, जैसे आपको पता होगा, जैसे वैसाखी, पोंगल या संक्रांति, ये सारी फेस्टिवल किस पे डिपेंड होती है, कब होती है ये, जब हार्वेस्टिंग की जाती है, फसल की हार्वेस्टिंग करती है, तो तब ये उत्सव मनाया जाता है, ताकि ये भगवान को मतलब थैंक यू कर सके, ठीक है, ये फेस्टिवल। और हमारे एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये 3 चीज़ समझो आप कि हमारे यहाँ लैंड ऑफ विलेज है। क्यों रूरल एरिया की बात करें, तो रूरल एरिया में लोग खेती करते हैं, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इवन रूरल एरिया में। और हमारे फेस्टिवल बहुत डिपेंड करते हैं, हमारे लैंड से रिलेट करते हैं। लैंड में हमारे फेस्टिवल उसी समय होते हैं जब हम फसल उगाते हैं, मतलब ये पर्टिकुलर फसल। अब क्वेश्चन उठता है कि नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर और कल्चर कैसे डिपेंड है आपस में। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि कल्चर होता क्या है। कल्चर होता है द वे ऑफ लिविंग का मतलब आप क्या खाते हो, आप क्या पहनते हो, आप क्या बोलते हो,
मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपकी फूड हैबिट सब कुछ डिपेंड करेगी, आपके एग्रीकल्चर पे डिपेंड करेगी ही करेगी। आप पर्टिकुलर जिस एरिया में हो, देखिए आपका है क्लोथिंग, मतलब आपका ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग स्टाइल और आपका आपका फूड हैबिट डिपेंड करता है सिर्फ और दो चीज़ों पे, आपकी हिस्ट्री पे और आपकी ज्योग्राफी पे। आप किस एरिया से बिलोंग करते हो और हिस्ट्री में क्या खाते थे लोग उस पर्टिकुलर एरिया के, तो उससे काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं। अब तो ग्लोबलाइजेशन के कारण काफ़ी हद तक चेंज हो गया, लेकिन अभी भी विलेज एरिया के बहुत ऐसे पार्ट में हैं वो वही खाते हैं, उसी टाइप के पहनते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना एग्रीकल्चर कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। एग्रीकल्चर यानी मतलब एग्रीकल्चर में फूड हैबिट भी तो आ गया, तो आप जिस तरह के फसल उगाओगे वही तो खाओगे। तो आप देख रहे हो ना एग्रीकल्चर और कल्चर कैसे डिपेंड है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर एक स्ट्रक्चर है, एग्रीगेरियन एक स्ट्रक्चर है, वो मतलब कि टिल्टेड है, मतलब ऐसा नहीं है सबके पास बराबर है कि लैंड होल्डिंग डिपेंड करती है। मतलब आपको पता है लैंड एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर कैसे डिपेंड करता है कि कैसे लोगों के पास कितना कितना लैंड का छोटा छोटा टुकड़ा है। तो लैंड होल्डिंग के बेसिस पे, मतलब जिसकी जितनी लैंड, विलेज एरिया में क्या होता है जिसकी जितनी लैंड होल्डिंग उसकी उतनी स्टेटस। तो क्या होता है, और आपको पता है लैंड होल्डिंग का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन उतने अच्छे से नहीं है। मतलब अनइक्वल का मतलब क्या है, किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीन और कुछ कुछ लैंडलेस लेबर है और कुछ कुछ टेनेंट्स है। टेनेंट्स मतलब वो बंदे होते हैं जो शेयर करते हैं, मतलब ज़मीन लेते हैं, रेंट पे ज़मीन लेते हैं और जितनी फसल होती है उसका एक पार्ट मालिक को देते हैं, मतलब जिनसे ज़मीन शेयर लिए हुआ है। ठीक है, तो एग्रीगेरियन स्ट्रक्चर में लैंड 4 भागों में बांटा होता है, मतलब 5 भागों में। पहला होता है लार्ज लैंडर्स, मतलब जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, जैसे ज़मींदार। ठीक है, ज़मींदार पे बहुत ज़्यादा अटैक किया गया आज़ादी के बाद। अटैक मतलब इन द सेंस कि मतलब लैंड रिफॉर्म्स करके इनकी ज़मीनों को लेने की बात चल गई। लेकिन क्या हुआ उस समय कि अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बहुत सारे ज़मींदार लूप होल्स का यूज करके। क्योंकि देखिए ज़मींदार भी स्टेटस में उस समय पावर में था, और ज़मींदार जब पावर में था तो उस समय की जो हमारी अथॉरिटी थी वो कहीं ना कहीं ज़मींदार से भी ही रिलेट करती थी। तो बहुत ज़मींदार अपना लूप होल्स निकाल के, या बहुत ज़मींदार अपने अपने पावर का यूज करके, या बेनामी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी लिख के ऐसे कर करके बच गए। ठीक है, उसके बाद मीडियम लैंड लॉनर होता है कि जो जिनके पास छोटा ज़मीन होता है और वो प्रॉफिट कर सकते हैं। मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में जिसके पास 5-10-15 एकड़ है या 5-10 एकड़ है, वो खेती कर सकता है, ट्रैक्टर खरीद सकता है, अच्छे सीड्स खरीद सकता है, अच्छी फर्टिलाइजर खरीद सकता है, HYV सीड्स खरीद सकता है, वो प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन क्वेश्चन उठता है मार्जिनल लैंड ओनर, जिसके पास कुछ ज़मीन है, बस वो इतना उपज कर सकता है कि वो अपने परिवार का पेट भर सके। मतलब सब्सिस्टेंस खेती जो होती है ना, कि बस पेट भर जाए सबका, उससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं। पूरे फैमिली मिलके खेती करते हैं और बस पेट भर जाता है। नेक्स्ट है लैंडलेस लैंड ओनर, जिसके पास ज़मीन ही नहीं है। ठीक है ना, मतलब जिसके पास ज़मीन ही नहीं है, वो क्या करते हैं, दूसरे की ज़मीन पे खेती करते हैं और वेजेज कमाते हैं। पहले क्या होता था, पहले उनको वेजेज मिलते हैं फसल के रूप में मिलते थे, जैसे 5 किलो धान मिल गया, या वीट के फॉर्म में मिलते थे। लेकिन अब किसके पैसे के फॉर्म में मिलता है, तो अब थोड़ी अच्छी हो गई है। ठीक है, उसका टेनेट्स होते हैं कि जो लैंड, जो मेन ज़मींदार वगैरह होता है ना, उनसे रेंट पे लैंड लेते हैं और फिर खेती करते हैं, उसका एक शेयर ज़मींदार को देते हैं। लेकिन इस पे बहुत ज़्यादा अटैक किया गया, मतलब इन पे असर तब पड़ा जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आई तो ज़मींदार को भी लगने लगा कि एग्रीकल्चर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन गया। तो उसने शेयर क्रॉपर से अपनी ज़मीन छीन ली। तो शेयर क्रॉपर्स अब क्या बन गया कि अब तो थोड़ी बहुत तो खेती कर भी सकता था, लेकिन अब लैंडलेस लेबर बन गया था, बस वो कुछ इनोवेट कर ही नहीं सकता खेती में। ठीक है, नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ वुमेन इन रूरल एरिया। अब क्वेश्चन उठता है कि रूरल एरिया में वुमेन की क्या पोजीशन थी। देखिए हमारे ज़्यादातर रूरल एरिया पैट्रियार्कल सिस्टम में होती है। पैट्रियार्कल का मतलब होता है पैट्री, 2 वर्ड से बना है, एक पैट्री और एक होता है आर्कल, मतलब मतलब डोमिनेंस ऑफ पति, मतलब हो सकता मेल का डोमिनेंस हो, और वुमेन को वो इक्वल राइट भी नहीं दिया जाता। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्योंकि हमें बात रूरल एरिया में करते हैं, रूरल एरिया में वुमेन के पास काम भी नहीं रहता दूसरा।
ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयमेंट वो खेती में ही काम कर सकती, तो खेत में भी काम करने में उनको एज ए सबऑर्डिनेट देखा जाता है। ऐसा नहीं, इक्वल पार्टिसिपेशन खेत में भी काम करने का नहीं, ठीक है। वो घर पे ही खाना पका, जो डोमेस्टिक वर्क है वो करना होता है। और प्रॉब्लम तो तब आ जाती है जब डोमेस्टिक वर्क को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, मतलब उनका बोला जाता है कि घर का तो कोई काम ही नहीं होता, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम, अब क्वेश्चन उठता है कि ठीक कैसे किया जाए। तो इसको ठीक करने का चांस है कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो विलेज एरिया में लगाया जाए। विलेज एरिया में लगाया जाए कि तो वुमेन के पास काम आएगी, और वुमेन के पास अगर खुद के काम होंगे तो उनके पास पैसे होंगे तो वो अपनी पसंद की चीज़ें खरीद सकता है, या मतलब वो उनके पास एटलीस्ट इतना तो पावर होगा, उनके पास हस्बैंड के पास मांगने तो जाना नहीं होगा, ठीक है। और मेन अब जो भी गवर्नमेंट का भी कुछ कुछ अच्छा एक स्टेप है इसमें, कि गवर्नमेंट बहुत सारे जो स्कीम के पैसे होते हैं वो डायरेक्ट वुमेन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है। जैसे एलपीजी में जो पैसे होते हैं वो वुमेन के नाम पे ट्रांसफ़र करती है। ये सब प्रोएक्टिव स्टेप है थोड़ा बहुत, ठीक है। लैंड राइट में वुमेन को देना होगा। अभी तक लैंड राइट सिर्फ मेन की प्रॉपर्टी समझी जाती थी। जैसे किसी फादर का जो ज़मीन का बंटवारा होता है वो वुमेन को सीधा वो मैन को दिया जाता है। तो थोड़ा कानून तो है ऐसा कि इक्वल शेयर मिलना चाहिए, लेकिन उसको अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। लैंड राइट, वो देखो अब क्वेश्चन उठता है, देखो यहाँ तक अब हमने पढ़ लिया। अब हमने लैंड राइट के बारे में देखना है। विलेज एरिया में जो लैंड था, तो लैंड आपको पता है ना कि लैंड ज़्यादातर ज़मींदारों के पास था। लेकिन जैसे ही हमारा देश आज़ाद हो गया, देश आज़ाद हो गया तो जो लैंड रिफॉर्म्स थे, जो ज़मींदारी सिस्टम, जैसे हमने लैंड रिफॉर्म्स लगाए, लैंड रिफॉर्म्स लाने के बाद हमने ज़मींदारी सिस्टम, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी सबको पहले हटाया, मतलब इन सारे सिस्टम को पहले एबॉलिश किया। उसके अलावा हमने दो चीज़ और किया। एक तो लैंड सीलिंग लाए गवर्नमेंट ने क्या किया, ज़मींदारी को हटाया और लैंड सीलिंग लाया। लैंड सीलिंग का मतलब है एक लेवल मतलब एक सील लगा दिया कि इससे ज़्यादा आप ज़मीन रख ही नहीं सकते। लेकिन इसमें भी क्या हुआ, लैंड सीलिंग कुछ ही एरिया में सक्सेसफुल हुई और कुछ एरिया में तो सक्सेसफुल हुई ही नहीं। जैसे मैंने बताया था ना, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ क्योंकि ज़मींदार लोग मिले पड़े थे अथॉरिटी से, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थे वहाँ से, ठीक है। तो वो अपने पावर के यूज करके या तो इस लूपहोल से निकल गए, या क्या किया उन्होंने, अपना ज़मीन किसी दूसरे के नाम पे कर दिया, या हो गया मतलब कि बेटे के नाम पे कर दिया, या किसी अपने नौकर के नाम पे। या एक समय एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, उस समय ऐसे भी इशू थे, ध्यान से देखना। उस समय एक ऐसा कानून था कि मान लो कोई एक हस्बैंड वाइफ है ना, हस्बैंड वाइफ को एक ही माना जाएगा कि अगर हस्बैंड के पास ज़मीन है, अगर मान लो लैंड सीलिंग लगा दिया 50 एकड़, ध्यान से देखिए, लैंड सीलिंग लगाया 50 एकड़, तो हस्बैंड वाइफ को एक ही गिना जाएगा, मतलब एक गिना जाएगा, दोनों का एक ही इंसान है, तो दोनों मिला के 50 एकड़ रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लो एग्जाम्पल उसने उसको तलाक दे दिया, मतलब हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को तलाक दे दिया, तो अब दोनों 50-50 एकड़ रख सकते थे। तो इस समय तलाक का जो डाइवर्स केस बहुत ज़्यादा बढ़ा था, और इसी समय के बाद न्यूक्लियर फैमिली में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने लगी। क्या होता था, इससे पहले लोग जॉइंट फैमिली इसलिए रखते थे साथ क्योंकि ज़मीनें एक साथ होती थी, प्रॉपर्टी एक साथ होती थी, प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होता था। लेकिन जैसे ही प्रॉपर्टी का इसमें बंटवारा हुआ, क्योंकि बेनामी प्रॉपर्टी के कारण लोग अपने बच्चों के नाम पे ज़मीन कर दिया 50-50 एकड़ ऐसे करके, तो इसके कारण न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हो गई। क्योंकि उसका एक बेटा तो समझ रहा है कि अब तो मेरे पापा ज़रूरत ही नहीं, मैं तो अकेले ही सर्वाइव कर सकता हूँ। पहले तो नहीं था ना ऐसा। तो इस समय न्यूक्लियर फैमिली, डाइवर्स रेट बढ़ा, बेनामी प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। और इस समय देखो, ठीक है, लैंड सीलिंग वाला कुछ ही एरिया में। और देखो एक और चीज़ आया था कि इस समय चला था वो ग्राम दान या भूदान। तो ग्राम दान भूदान एक्टिविटी चला था। ग्राम दान का मतलब था कि जो ज़मीन एक्स्ट्रा है लोगों के पास एक सीलिंग के बाद वो दान कर दे। लेकिन इसमें भी क्या हुआ था, ग्राम दान या भूदान में, ठीक है, जो लोग दान किए वो ऐसी ज़मीन दान कर दिए जो कल्टिवेबल ही था नहीं, मतलब काम का ज़मीन ही नहीं था। मतलब ऐसे ज़मीन थे जो डिग्रेड हो चुके थे, डेजर्ट टाइप ज़मीन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टेनेट्स रिफॉर्म। टेनेट्स रिफॉर्म में क्या था, देखो टेनेट्स रिफॉर्म में क्या था। टेनेट्स का पता है ना आपको क्या हुआ। टेनेट्स का मतलब वो पीपल जिनके पास अपनी ज़मीन तो नहीं थी, लेकिन वो रेंट पे लेके रेंट पे लेते थे और उस पर खेती करते थे। तो क्या होता था
कि बहुत उन लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता था कि ज़मीन कभी दे दिया कभी ले लिया, ऐसा कुछ उनके पास ऐसा कोई पावर ही नहीं होता। कभी मन हुआ तो ज़मींदारों से ज़मीन ले लिया, कभी जब मन हुआ छीन लिया, जब मन हुआ दे दिया, तो उनको प्रॉब्लम होती थी। तो सबसे पहले क्या किया कि सॉरी हाँ सबसे पहले उस पर क्या किया गया कि सॉरी देखो, सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक टेनेटरी रिफॉर्म्स लाए। उसमें क्या किया गया कि उनके ज़मीन को ऐसे छीना नहीं जाए, जब मन होगा तब छीना नहीं जाए, कि टेक लैंड फॉर रेंट, मतलब जितना ज़मीन ऐसे ऐसे मतलब एक बार ही बोल दिया कि आपको ज़मीन 2 साल के लिए मिला तो 2 साल आपको रखना है, बीच में कभी नहीं देना है। या देखो क्या होता था, प्रोडक्टिविटी जब हाई हो जाती थी ना किसी खेत की, अगर अच्छी प्रोडक्टिविटी, पहले इशू क्या था, रिफॉर्म्स लाने से पहले क्या क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाती तो ज़मींदार ज़मीन ले लेता था, खुद अपने पास ले लेता कि अब तो इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो रही है और तुम तो शेयर अच्छा देते नहीं है, मुझे ज़मीन दे दो, ठीक है। और अब टेनेंट, आप कुछ सोचोगे टेनेंट्स क्यों दे देता था, टेनेंट्स तो बेचारा लाचार था ना, उनको कौन सा पावर है उसके पास, ठीक है ना। तो इस पे ही रिफॉर्म्स लाया, बहुत सारे प्रोविज़न लाए थे। प्रोविज़न में थे पहले कि फ़िक्स टाइम के लिए देगा, फ़िक्स शेयर देना होगा, ऐसे नहीं है। और थोड़ा टेनर्स को ज़्यादा ज़्यादा मतलब छोड़ दिया गया था कभी कभी, मतलब अगर ड्रॉट वगैरह आया तो ऐसा नहीं फिर भी टेनर्स को देना पड़ेगा, ऐसा नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन, देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आने का मेन कारण है, इस समय हम फूड सिक्योरिटी नहीं थी हमारे यहाँ, मतलब हम फूड मंगवाते थे यूएसए से और वो उतना अच्छा अनाज भेजते नहीं थे हमें। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई थी, 1966 के आसपास ग्रीन रिवॉल्यूशन आता है। उससे पहले क्या था कि 1-2 साल बहुत ज़्यादा ड्रॉट आई थी, मतलब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया था, फेमाइन आ गए थे, जिसके कारण फसल की पैदावार बहुत कम होती थी, फसल की पैदावार कम हो गई, तो लोग क्या कहेंगे, खाना नहीं खा पाएंगे, लोग के पास अनाज ही नहीं होगा। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या किया गया, HYV सीड्स, एक सेकंड, HYV सीड्स लाया गया, HYV सीड्स। देखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या था कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया गया, जो भी फसल आती है, जैसे एक मान लो एक वीट की फसल है, वीट का की कोई टाइप है, मान लो इंडियन टाइप है, वो इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रह सकता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीट की टाइप की प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने कुछ यूएसए से कुछ लाया वीट का, हम दोनों को मॉडिफाई कर दे, दोनों जीन को आपस में, तो उस मॉडिफिकेशन के बाद जो नया नया सीड्स बना, नया सीड्स क्या है, प्रोडक्टिव भी है और नया सीड्स इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रेसिस्ट भी कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है, इस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रेसिस्ट भी कर सकता है। तो ये हमने क्या किया, तो हम क्या हो गए, हमने इस फसल को लगाने के बाद क्या हुआ कि हम फूड सिक्योर हो गए, फूड सिक्योर ही सिर्फ नहीं हुए, फूड सरप्लस भी हो गए, कि हमारी क्योंकि हम देखिए लैंड एरिया तो हमारे पास था ही, लैंड एरिया तो हमारे पास था ही, तो लेकिन HYV सीड्स के कुछ नुकसान भी है कि HYV सीड्स ने बहुत ज़्यादा क्या कर लिया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि HYV सीड्स प्रोडक्टिविटी तो अच्छी होती है नो डाउट, लेकिन इसके साथ साथ HYV सीड्स में आपको बहुत सारे इरिगेशन करनी होगी, बहुत अच्छी अच्छी फर्टिलाइज़र, बहुत अच्छी अच्छी पेस्टिसाइड डालनी होगी, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, देखिए फूड सिक्योरिटी, देखिए फर्टाइल लैंड, देखिए इंडिया में है ही फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती थी, फर्टिलाइज, लेकिन ये कुछ नुकसान है ग्रीन रिवॉल्यूशन, कुछ नुकसान नहीं, डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ कुछ ही एरिया में आया था, ऐसा नहीं पूरे देश में आया था, सिर्फ पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में आया था और थोड़ा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसमें HYV सीड्स में, सॉरी HYV नहीं है, इट्स HYV, सॉरी फॉर द टाइपो, ठीक है, हाइब्रिड, ठीक है। HYV सीड्स, फूड सिक्योरिटी तो हुआ, फूड सिक्योरिटी तो हुआ, मतलब इसके नुकसान में देख रहे हैं, फूड सिक्योरिटी तो हुआ, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं हुआ, मतलब हमारे यहाँ ऐसे फूड नहीं उगाए गए जिसमें न्यूट्रिशियस फूड हो, ठीक है ना, क्योंकि दो ही स्टैपल फूड पे ध्यान दिया गया। ये अलग बात है कि उस समय यही ज़रूरत थी, स्टैपल फूड जैसे वीट, राइस पे ध्यान दिया गया ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि उस समय की ज़रूरत भी वही थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है
एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ग्रीन रिवॉल्यूशन के क्या एडवांटेज है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे पहले एडवांटेज है एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिली। जो लोग अभी तक खेत में काम नहीं, क्योंकि खेत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना ही नहीं जाता था, तो लोग काम करने जाते ही नहीं थे, या लोग अपने जैसे ज़मींदार लोग क्या करते थे, अपना ज़मीन ऐसे ही छोड़ देते थे। लेकिन अब उनको लगने लगा कि जो एग्रीकल्चर है प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो उन्होंने खेती स्टार्ट की। खेती करे तो करेंगे किससे, तो इसके कारण क्या हुआ कि बहुत मतलब लोगों को काम मिल गया, एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और इवन उन लोगों को पैसे में वेजेज पैसे में मिलने लगे। पहले क्या होता था कि वेजेज जो मिलते थे वो अनाज के फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन अब जो मिलते हैं वो पैसे के फॉर्म में, तो इससे कुछ भी खरीद सकते थे वो लोग। ठीक है, फूड सरप्लस हो गए, ये तो पता ही। डिसएडवांटेज क्या हुआ, इंक्रीज इनइक्वलिटी, मतलब जो इनकम इनइक्वलिटी थी रूरल एरिया में वो और भी ज़्यादा बढ़ गई, कि ज़मींदार और जब मतलब अमीर हो गए और जो गरीब और गरीब होते चले गए। ठीक है, क्योंकि पर्टिकुलर उस एरिया में फसल अच्छी होगी तो फसल की क्वालिटी भी अच्छी होगी, तो फिर महंगी फसल की अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, तो फसल तो सस्ते होंगे ही। लेकिन उस समय क्या हुआ कि जो पुअर पीपल थे वो क्या सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड अफोर्ड कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो वो ठीक से उगा ही नहीं पर सकते, तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनके फसल की प्रोडक्टिविटी तो ऐसे भी लो होगी, तो उन्हें फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, लैंड टेकन फॉर टीनेट्स, जो टीनेट्स जो अभी शेयर क्रॉपर्स थे, उन्होंने ज़मीन शेयर पे लिया था ज़मींदार से, लेकिन ज़मींदार को फसल अच्छी उगने लगी या प्रोडक्टिविटी अच्छी होने लगी, तो ज़मींदार ने वो ज़मीन ही ले लिया, इनसे ज़मीन ले लिया, अब वो खुद कर रहे खेती। ठीक है, सर्विस क्लास इमर्ज, जैसे इसमें क्या हुआ, सर्विस क्लास इमर्ज हो गई। जैसे जिसके पास, मान लो किसी के पास ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर कर लिया, क्योंकि आप खेती करने के लिए आप सब कुछ मैकेनाइज होने लगा था, या किसी को इरिगेशन करने वाली जो मशीन होती है वो सब आने लगी। ठीक है, ये सब नई नई सर्विस सेक्टर मैच हुआ। नेक्स्ट हुआ कि रीजनल डिस्पैरिटी हो गए, कुछ ही सेक्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, बाकी सेक्टर तो ऐसे ही रह गए। वहाँ तो ग्रीन रेवोल्यूशन, जैसे नॉर्थ ईस्ट में अभी भी ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया है। ठीक है ना, तो कुछ ही राज्यों को फ़ायदा हुआ, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, इन लोगों को फ़ायदा हुआ। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ क्या ग्रीन रेवोल्यूशन पर, न्यू क्लासेस बन गई, मतलब ज़मींदार क्लास, इन्वेस्टमेंट इन अदर सेक्टर। मान लो ज़मींदार की खेती अच्छी चल रही है, इनके पास पैसे आ गए, अब क्या कर सकते हैं, ये अपने एरिया में कोई फैक्ट्री खोल सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ये फ़ायदा हुआ। और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, तो वहाँ भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो इससे फ़ायदा भी हुआ। ठीक है, इफ़ेक्ट ऑन इकोलॉजी, इससे नुकसान हुआ, इकोलॉजी पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, क्योंकि हम इरिगेशन में करने से बहुत ज़्यादा नीचे से पानी निकाल रहे हैं, फर्टिलाइज़र से नुकसान हो रहा है, सॉइल को, एयर को नुकसान हो रहा है, पेस्टिसाइड से एयर को नुकसान हो रहा है। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी एक समय के बाद गिरने लगती है, उसके बाद आप कितनी भी फर्टिलाइज़र डालो उसके बाद प्रोडक्टिविटी आएगी नहीं। ठीक है, लेबर को मनी के फॉर्म में वेजेस मिले, ये सही है। बॉन्डेड लेबर डिक्लाइन हो गया, पहले होता था ना जो बॉन्डेड लेबर होता था, वो वाला केस डिक्लाइन होने लगा। ठीक है, बैंक फैसिलिटी उस एरिया में बढ़ गई, क्योंकि लोगों को अब क्या होना था, मतलब पहले तो ज़मींदार अपना खेत छोड़ ही देते थे, करते ही नहीं थे, लेकिन अब लोग खेती करने लगे, एक्चुअली खेती करने लगे, तो खेती करने लगेंगे तो उनको पैसा चाहिए होगा, तो पैसे वो लाएंगे कहाँ से, पैसा अब यानी कि उस पर्टिकुलर एरिया में बैंक की भी ज़रूरत पड़ गई, तो बैंक वाले पैसे लोन देते थे, जिसके कारण लोग सीड्स खरीदते थे, फर्टिलाइज़र खरीदते थे, पेस्टिसाइड खरीदे, और जब हार्वेस्टिंग सीजन होता था उसके बाद पैसे लौटा दिए, तो बैंक को भी फ़ायदा और फार्मर को भी फ़ायदा। ठीक है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो आपको पता ही है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट रूरल सोसाइटी मतलब गांव के एरिया में कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या हुआ, रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लैंड है, लैंड करेंगे तो एग्रीकल्चर करेंगे, तो एग्रीकल्चर करने से क्या हुआ, एग्रीकल्चर करने से तो पहले ग्लोबलाइजेशन नहीं था, तो हम अगर अच्छी फसल उगा भी लिए तो बेच नहीं पाते थे, एक्सपोर्ट अच्छे से नहीं कर पाते थे। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद एक्सपोर्ट आसान हो गया, मतलब जो बैरियर्स होते थे एक्सपोर्ट करने में वो आसान हो गए, ट्रेडिंग करना आसान हो गया। ठीक है ना, और प्राइसेस अच्छे मिलने लगे। ठीक है, तो मतलब जो ट्रेडिंग में रूल्स एंड रेगुलेशन ने WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रूल एंड रेगुलेशन लगाए, इससे इंडिया को फ़ायदा हुआ। ठीक है, एग्रीकल्चर में और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई, जो हमारे सामान है तो ये थोड़ा बहुत नुकसान भी किया, क्योंकि बाहर के सामान थोड़े अच्छे क्वालिटी के होते थे, अच्छी टेक्नोलॉजी के, और हमने अभी तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया ही था,
मतलब 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, 1991 में अच्छी तरह ग्रीन ग्लोबलाइजेशन आया। तो हमारे प्रोडक्ट कम्पिटिटिव होंगे लेकिन उतने ज़्यादा नहीं थे कम्पिटिटिव, ठीक है। और नए नए कल्चर इमर्ज हुए, जैसे फूड हैबिट हमारा चेंज होने लगा, फ्रूट का हैबिट या क्लोथ ड्रेसिंग सेंस चेंज होने लगा। ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट रूरल एरिया में सब देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी ऐसी कंपनी जो अभी विदेशी कंपनी थी वो इंडिया में आके सेटल हुई। जैसे मान लो कोई कंपनी है मैकडी, कोई कंपनी है, तो यहाँ आके पोटैटो या टोमेटो जो भी खरीदना होगा ऐसा थोड़ी है वो वहीं से अपने देश से लेके आएगी, नहीं। और ऐसा नहीं कि वो मार्केट में जाके मंडी में जाके खरीदेगी, नहीं, उनको उनको अच्छी क्वालिटी की पोटैटो, अच्छी क्वालिटी की चाहिए होगा, मतलब अच्छी क्वालिटी जो देखने में टोमेटो पोटैटो अच्छी चाहिए होगा, ठीक है, या फ्लावर जो भी हो। तो क्या करेंगे वो डायरेक्ट क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मर से बात करेंगे, 20-30 फार्मर से बात करेंगे और उस फार्मर को क्या करेंगे अपना सीड्स देंगे कि और सीड्स देंगे, फर्टिलाइज़र देंगे, बोलेंगे आप पर्टिकुलर ऐसे खेती करो और जो प्रोडक्ट होगा वो हम आप ही से खरीदेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, फार्मर को पहले ही सीड्स मिल जाते थे, इरिगेशन के पैसे मिल जाते थे और कुछ एडवांस मिल जाता था। तो फार्मर खेती करते थे, उसके बाद फार्मर प्रोडक्ट बेच देंगे। तो इनसे फ़ायदा होता है फार्मर को भी, फार्मर की इनकम बढ़ती है और फार्मर को पता होता है कि मुझे इतनी इनकम मिलनी है पहले ही, मतलब खेती करने से पहले ही पता चलता है कि मेरी इनकम इतनी ठीक ठाक हो जाएगी। लेकिन ये भी कुछ ही, इसमें भी जो नुकसान हुआ वो रीजनल डिस्पैरिटी का हुआ। इसमें भी सिर्फ वही देश राज्य फ़ायदा किए जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में फ़ायदा किए थे। और एक चीज़ और कि सिर्फ उतनी ही स्टेट में कॉन्ट्रैक्टर जाएंगे जहाँ की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो पंजाब एरिया का फ़ायदा हुआ। और इससे डिसएडवांटेज क्या हुआ, मान लो कि क्रॉप फेल हो गया तो फार्मर कहाँ जाएंगे, फार्मर तो गए तो फार्मर को कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है इनसिक्योरिटी एवं फार्मर कि अगर वो बाद में बोल दें, क्योंकि बाद में वो एमएनसी बोल के मैं लूँगा ही नहीं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है प्रोडक्ट थोड़ा भी डैमेज हो, प्रोडक्ट में थोड़ा भी ग्लीचेज आ जाए, मतलब उस क्वालिटी के नहीं है तो फिर एमएनसी लेगा ही नहीं, ठीक है ना। और टोटल डिपेंडेंस ऑन एमएनसी, मतलब ये इसकी फसल अब कोई दूसरा खरीदेगा नहीं, टोटल डिपेंडेंस होगा कि ये प्रोडक्ट थोड़े मतलब अच्छे क्वालिटी के होते हैं और सिर्फ देखो कुछ पार्टिकुलर इनकी सीड्स कुछ इस टाइप की होती है कि कुछ पर्टिकुलर काम ही कर सकते हैं इस पर्टिकुलर पोटैटो से, ठीक है। और एक बारी मान लो टोमेटो पोटैटो आपने उगा लिया तो आपने बहुत ज़्यादा इन्होंने सीड्स अलग दिया, इसने फर्टिलाइज़र दिया आपको, सब कुछ दे दिया आपको। तो एक बारी क्या होगा, अगर उसके बाद एमएनसी चला गया उस पर्टिकुलर एरिया से, अब आपसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है उसका साइन, तो दूसरी बार आप क्या करोगे, स्टेपल फूड लगाओगे। स्टेपल फूड मतलब क्या होगा, ग्रेन्स वगैरह लगाओ, राइस लगाओ, तो उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी जो 2-3 साल पहले थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने से पहले थी, तो वो प्रोडक्टिविटी आपकी चली जाएगी, मतलब सॉइल थोड़ा डिग्रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नया टॉपिक है, फार्मर सुसाइड क्यों करते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। तो फार्मर में क्या होता है कि फार्मर क्या करते हैं, मान लो लोन लेने के समय तो लोन ले लिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो सीड्स वगैरह होते हैं, सीड्स अब महंगे होने लगे, सीड्स फर्टिलाइज़र या इरिगेशन के लिए सब कुछ के लिए लोन ले लिए। फिर उनकी मान लो किसी ड्रॉट वगैरह आ गया है तो उनकी फसल अच्छे से हो नहीं पाई, तो उन्होंने जब वो फसल को हार्वेस्ट करें तो उसके बाद उनकी इतनी फसल नहीं हुई कि वो खा सके और अपना जो लोन ले चुके हैं वो चुका सके। तो उसके बाद क्या करते हैं कि इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता, क्योंकि इनके पास कुछ कोई दूसरा स्किल भी नहीं है कि किसी और फैक्ट्री में जाके काम कर सके और वहाँ से चुका सके। तो ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर दे रखा है कि मान लो फैक्टर क्या क्या होता है, किस किस कारणों से, मतलब क्या क्या फैक्टर है जो वर्क करते हैं फार्मर सुसाइड करने में। जैसे पहला है कि फार्मर को अगर कि सब कुछ में सब्सिडीज मिल जाए और फर्टिलाइज़र सस्ते दामों पे मिल जाए तो उसको लोन नहीं लेना पड़ेगा, इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ सस्ते दामों पे मिल जाए या सीड्स सस्ते दामों पे मिल जाए तो फिर उसको लोन ज़्यादा लेना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर फार्मर क्या होते हैं, जो बड़े फार्मर होते तो बैंक से लोन ले लेते, तो बैंक उतना परेशान नहीं करता या बैंक का लोन भी सस्ता होता है। लेकिन जो छोटे छोटे फार्मर होते हैं वो लोन लेते हैं ज़मींदार ले से, या जो उस पर्टिकुलर एरिया के कोई बंदा है उससे जब पैसे लेता है तो क्या करते हैं, वो तो एक तो महंगा होता है, क्योंकि जो इनफॉर्मल फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत महंगा है, ठीक है।
उससे लोन लेते हैं और उसके बाद वो चुका नहीं पाते हैं। जैसे एक बार लोन लिया फिर चुका नहीं पाया तो हमेशा डेट ट्रैप में फंस ही जाते हैं, ठीक है ना। वो फिर कभी पे ही नहीं कर पाते, तो उसके पास एक ही ऑप्शन बता है कि वो सुसाइड कर ले, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, क्रॉप फेल्योर अगर हो गया, नेचुरल कैलामिटीज आ गई, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि मान लो कि प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब अच्छे से उनका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाया, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं हुआ, तो हो सकता है उस पर्टिकुलर फैमिली की में वो अपने बच्चे को एजुकेशन ठीक से दिलवा नहीं पाएंगे, या हो सकते क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है, ठीक है ना। तो अच्छे से कुछ भी कर ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यही है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, तो यही कारण है। अब क्वेश्चन होता है फार्मर सुसाइड को कम कैसे करें, तो कुछ कारण दिए जाती है कि स्ट्रक्चरल चेंज किया जाए सबसे पहले। कि देखिए, ऐसा नहीं कि लोन माफ़ी जो होती है वो कभी भी सही नहीं हो सकती। लोन माफ़ी से कभी भी कुछ दिनों के लिए फ़ायदा हो सकता है, अगली बार फिर लोन माफ़ी। और खुद सोचिए, लोन माफ़ी में कितने, जैसे हमने देखा कि जो स्मॉल फार्मर है वो तो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन ले रहे हैं, गांव के ज़मींदार से, गांव के मुंशी से। तो फ़ायदा लोन माफ़ी से सिर्फ बड़े फार्मर को होता है, मतलब जनरली जो वीक फार्मर होते हैं उन्हीं को फ़ायदा होता है। छोटे फार्मर का तो एक्सेस ही नहीं है बैंक एरिया में। तो फार्मर सुसाइड को कम करने के लिए स्ट्रक्चरल चेंज करना होगा, जैसे कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को ज़्यादा बढ़ानी होगी, सस्ते हो, और जो फार्मर जो प्रोडक्ट उगा लेते हैं उनके अच्छे दाम मिले, मतलब जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में भी यही होता है कि वो लोग ठीक से, क्या होता है कि अगर मान लो किसी एरिया में, उसमें भी क्या होता है, एफसीआई के पास जाना होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फसल लेके। तो क्या होता है, अगर मान लो आपका पर्टिकुलर किसी एरिया में जो आपका एफसीआई से बहुत दूर घर है, तो फिर आप लेके जाओगे ही नहीं, आप सस्ते दामों पे बेच देते हो अपने ही एरिया में, तो इससे भी फार्मर को नुकसान होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यही है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है।